दोस्तों, क्या आपको शतरंज खेलना आता है? शतरंज के मोहरों का चाल क्या होता है आपको तो मालूम है, लेकिन सामने बैठे हुए खिलाड़ी के अगले चालों के बारे में अगर आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो आपको कुछ ही मिनटों में चेक और मात मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से किसी व्यापार में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहां पर ग्राहकों को क्रेडिट में सामान देने का सुविधा प्रदान किया जाता है, वहां पर उधार खाता का सही उपयोग किसी बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक होता है और खाता मेंटेन की सही जानकारी का अभाव किसी बिजनेस को बर्बाद भी कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं उधार लिखने का सही तरीका क्या है, ग्राहक से पेमेंट लेने का सही टाइम कब होता है, उधार खाता कैसे मेंटेन किया जाता है, और एक बात, उधार खाता मेंटेन करने का सही तरीका आपके व्यापार को कैसे बढ़ाने में सहायक हो सकता है, ये मैं अंतिम पॉइंट में भी बतलाने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपका चैनल पर पहली बार विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नए ग्राहक को जब आप उधार देना शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले ये वादा जरूर ले लें कि वो कितने दिनों में आपका पैसा वापस करेगा, कितने दिनों में आपका पैसा वो चुकाएगा, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तो जब वो ग्राहक आपको ये बता दे कि वो 15 दिन बाद में आपका पेमेंट दे देगा, तो जब आप उसका नाम पन्ने पर लिखते हैं तो ऊपर में लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पर आप सबसे पहले उस समय को लिख दीजिए कि ये ग्राहक 1 सप्ताह में पेमेंट देगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप पन्ना खोलेंगे आपको याद आ जाएगा कि इसके साथ में जो डील हुआ है फाइनल उधार का, वो 1 हफ्ते का है या 15 दिन का है। तो इस तरह से आप उधार लिखना शुरू कीजिए। अगर आप किसी को 500 रुपये का सामान देते हैं और वो ग्राहक आपको 300 रुपये दे करके 200 रुपये बचत करवाता है, तो आपको ये हिसाब कैसे लिखना चाहिए? अधिकांश मामलों में आप गौर करेंगे कि बहुत सारे दुकानदार यही करते हैं कि पहले तारीख लिख देंगे और 200 रुपये को डायरेक्ट बचत के रूप में लिख देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं होता। जब आप किसी को 500 रुपये का सामान देते हैं और वो ग्राहक जब आपको 300 रुपये जमा करता है, तो आप उस तारीख को लिखिए, 500 रुपये के पूरे सामान लिखिए और उसके बाजू में 300 रुपये जमा लिखिए। क्यों? क्योंकि 8 दिन बाद जब वो ग्राहक आपसे पूछता है कि 200 रुपये बचत मान लीजिए कैसे हुआ है, तो अगर आपने खाली 200 रुपये लिख रखा है तो आपके पास जवाब सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि दिमाग बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहता है। बिजनेस में अगर आप हैं तो बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में स्टोर नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आपसे कहता है कि 200 रुपये कैसे बचा, तो आप तुरंत पन्ना खोल कर देख के बता सकते हैं कि भाई साहब आपने 500 रुपये का सामान लिया था, 300 रुपये आपने जमा किया था, 200 रुपये आपने बचत किया था। तो इससे क्या होगा, वो सिचुएशन तुरंत याद आएगा। तो ये एक बेहतर तरीका होता है उधार लिखने का। कई बहुत अच्छे ग्राहक होते हैं साथ में, जो लगातार लेन देन करते हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पता नहीं 1 महीने में वो 10 बार 15 बार कलम ले लेते हैं आपसे उधार में। और जब आप हिसाब बताते हैं तब आपको पता चलता है कि वो ग्राहक आपसे क्वेश्चन करता है कि इस तारीख को इतना पैसा कैसे है, मेरे को तो याद नहीं है क्या दिया था आपने। और वो आपसे अगर सवाल करता है कि आपने मुझे इस तारीख में क्या दिया था, तो आपके लिए शायद बताना मुश्किल हो जाए। तो इसका एक बेहतर तरीका क्या होता है जानते हैं आप? कि आपका वो ग्राहक जब भी सामान ले और आप जब भी उसे बिल बना के दें, पिछला वाला बचत को उसके साथ में ऐड कर दें। जैसे एक किराने वाले को मैंने देखा है, वो क्या करता है, एक अपने अच्छे ग्राहक को जिसका उसके पास हमेशा लिस्ट आता है, तो हर बार जब उस ग्राहक के पास बिल जाता है सामान का, तो नीचे में पिछला पूरा कलम बाकी ऐड रहता है। तो इस तरह से अगर आप जब भी किसी को सामान देते हैं, बिल बना के देते हैं, तो नीचे में उनका पिछला बकाया रकम लिख देते हैं, तो ये नौबत कभी नहीं आएगा कि वो आपसे ग्राहक पूछे कि ये इतना बकाया मेरा कैसा हुआ या ये कलम मैंने कब लिया था। ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। और आजकल तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर बिल जो देते हैं किसी दूर में अपने पार्टी का जहां लेन देन होता है, उनके पास 2, 3, 4 अगर कलम आता है तो लगातार उसमें पिछले बिल को भी एक साथ ऐड करके टोटल अमाउंट बतला दिया जाता है, ताकि उस व्यापारी को बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े कि मेरा हिसाब किताब क्या है, मेरा हिसाब किताब बता दिए। इसमें समय बचता है बर्बाद होने से। और इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई ग्राहक आपसे अक्सर कई बार ऐसा सवाल करता है कि ये कलम मैंने कब लिया था, मुझे याद नहीं है, तो आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा डायरी रख लीजिए और उस डायरी को जब भी वो ग्राहक सामान खरीदे, पेन और डायरी उनको पकड़ा दीजिए कि अपना कलम आप खुद लिख के जाइए और डायरी अपने पास रख लीजिए। तो इस तरह से अगर वो ग्राहक अपने हाथ से अपने हिसाब को लगातार लिख करके आपकी डायरी में दे दे, अगली बार जब वो ग्राहक आपसे पूछे मेरा हिसाब क्या है,
तो सिर्फ अमाउंट टोटल करके दे दीजिए। अब उसके पास से सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगा कि कौन सी तारीख को वो क्या संभाल लिया। क्यों? क्योंकि राइटिंग उसी का होगा। एक ग्राहक आपके शॉप में आता है, सामान खरीदता है। एक दिन आपके पास वो 700 रुपये जमा करके चला जाता है। आप उसे खाते पर नोट कर देते हैं 700 रुपये जमा, ठीक है। और वही ग्राहक 15 दिन बाद आपसे आकर कहता है यार मेरा हिसाब क्या है। आप उसे हिसाब बताते हैं, साथ में ये भी बतलाते हैं कि 700 रुपये पिछली बार आपने जमा किया था। अब वो ग्राहक आपसे कहता है कि पिछली बार मैं 700 नहीं बल्कि 900 रुपये जमा करके गया था। आप कहते हैं नहीं साहब मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मुझे 700 रुपये दिया था। और वो ग्राहक कहता है नहीं तुझसे ज़्यादा याददाश्त मेरा अच्छा है, मुझे अच्छी तरह याद है मैं 900 रुपये दिया था। तब आप क्या करेंगे? आप दोनों के बीच में बहस की नौबत आएगी। तो इसका बेस्ट सलूशन क्या है जानते हैं आप? जब भी कोई ग्राहक आपको पैसा देता है, पैसा जमा करता है, तो आप पैसा जमा तो लिख लें, उसके बाजू में उस व्यक्ति से छोटा सा साइन करवा लीजिए। क्यों? ये इस बात का सबूत है कि उन्हें याद रहेगा अच्छी तरह उन्होंने कितना पैसा दिया है। तो इस तरह से आपके लेन देन को सेव करता है वो एक ग्राहक का छोटा सा साइन। दोस्तों, अक्सर मैं कई व्यापारियों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मेरा इतने हजार रुपये फंस गया है मार्केट में, मेरा इतने लाख रुपए फंस गया उधार में, क्या करूं समझ नहीं आता। और कुछ लोगों के साथ तो वाकई ऐसा होता है कि जितने का सामान उनके शॉप में नहीं होता उससे ज़्यादा का पैसा उनका मार्केट में फंस चुका होता है। इसका एक बहुत ही छोटा सा कारण है, प्रतिदिन 5 मिनट समय निकालकर खाते के पन्ने को न पलटना। अगर आप प्रतिदिन अपने खाते को 5 मिनट का वक्त निकालकर डेली रूटीन चेकअप के हिसाब से एक बार पलटेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस ग्राहक का पेमेंट ओवर हो रहा है, किस ग्राहक का पेमेंट देने का वक्त आ गया है, किस ग्राहक से पेमेंट वापस लेने की ज़रूरत है। अगर ये रूटीन आप बनाकर लगते हैं तो आपका पैसा डूबने और फंसने से बच सकता है। क्योंकि खाता के पन्ने को ना पलटने के अभाव में व्यापार और उधार की दिशा किस ओर जा रहा है पता ही नहीं चल पाता। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप खाता मेंटेन करते हैं तो प्रतिदिन 5 मिनट का समय निकालकर एक बार सारे पन्ने जरूर पलटें। जब भी आप अपने दुकान के खाते को चेंज करें, नया खाता बदलें, तब आपको खाता किस ढंग से लिखना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है आपको, जो ग्राहक अक्सर आपका पैसा लटका कर देते हैं, जिनका टाइमिंग अक्सर लेट होता है, उन लोगों का खाता को आप पहले पन्नों पर ही बनाना स्टार्ट कीजिए और अच्छे ग्राहकों का नाम पीछे पन्ने की ओर डालिए। क्यों? क्योंकि इससे ये फायदा होगा, जब भी आप किसी ग्राहक के लिए पन्ना पलटना शुरू करेंगे तो वो जो लटकाने वाले ग्राहक हैं उनके पन्ने आपके सामने बार बार खुलेंगे और जाने अनजाने में आपके सामने उनके जाम पैसे आपको नज़र आएंगे, उनके द्वारा लटकाया गया पैसा आपको नज़र आएगा और आपके माइंड में एक बात पहुंचेगा कि इस व्यक्ति से पैसा लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उनके द्वारा लटकाने वाले पैसों को कंट्रोल कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके पहले कि मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उधार से परेशान रहते हैं, अगर आपको ग्राहकों को पहचानना नहीं आता या अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं जिसे आप वसूलना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि उधार पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को उधार देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जानते हैं आप? उधार देने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप लगभग अंदाजा ये लगाइए कि पिछले 2 महीने में उसने आपसे कितनी खरीदारी की है और उसने जो खरीदारी किया है तो उस 2 माह में आप उससे कितना पैसा कमाया होंगे। जितना पैसा आप उससे 2 महीने में कमाया होंगे, लगभग उसका आधा या उसके बराबर, मैं बिक्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमाई की बात कर रहा हूं, आपने उससे 2 महीने के अंतराल में जितना कमाया होगा लगभग वही उसका एग्जैक्ट आंकड़ा होगा उधार देने का। उससे ज्यादा लिमिट में उधार उससे मत दीजिए। और हाँ, जब आप उसे इतने पैसे का उधार देते हैं जितना उससे 2 महीने में आपने कमाया है, तो इस बात को भी आप लगातार 4-6 महीने तक वॉच कीजिए कि उसका लेन देन पेमेंट सही टाइम से हो रहा है या नहीं। अगर 6 महीने तक लगातार वो व्यक्ति पेमेंट आपको कर रहा है, तब आप आगे सोचिए कि उसके लिए उधार की सीमा बढ़ाया जा सकता है। और अगर उसका पेमेंट लापरवाही पूर्ण है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसे ज्यादा मात्रा में उधार देना आपके लिए रिस्की हो सकता है। और हाँ, अगर आप डिजिटल खाता के बारे में जानना चाहते हैं, ओके क्रेडिट ऐप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी आप मेरे दूसरे चैनल करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा उसके बारे में। तो आइए अब बात करते हैं उधार खाता सही तरीका से मेंटेन करने की वजह से आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में कैसे मदद मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने जिन व्यापारियों से सामान खरीदते हैं, उधार में लेके आते हैं, क्रेडिट में लेकर आते हैं, उन्हें एक निश्चित समय पर पेमेंट देने की आदत बना लें। मान लीजिए अगर आप साप्ताहिक सामान लेते हैं तो किसी एक निश्चित दिन को चुन लीजिए आप कि इस दिन को मुझे उनका पेमेंट हर हाल में करना है। इससे ये होगा
आप एक सिस्टमेटिक टाइमिंग पे बन जाएंगे। हाँ, ये बात हो सकता है कि आपको पेमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम आए। अगर आपको कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम आता है तो अपने अगले बिल में थोड़ा पेमेंट को ऐड करवा दीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका व्यापारी कभी आपको ज्यादा कीमत लगाने की कोशिश नहीं करेगा, और दूसरी बात, वो कभी आपको पैसे के लिए तंग नहीं करेगा क्योंकि आप टाइमिंग पे रहेंगे। और इसका एक बेनिफिट ये होगा, जब आपको पैसे की कमी महसूस होगी तो आप अपने खाते के पन्ने को चेक करेंगे कि कहां से मुझे पेमेंट मिल सकता है। और ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि जो पेमेंट आपके पास 8 दिन 15 दिन बाद आने वाला था वो सही टाइम पर आ जाएगा और आप अपने व्यापार को सिस्टमेटिक मैनेज कर पाएंगे। इसका एक रिजल्ट आपको यह भी मिल सकता है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद आप अपने उधार लापरवाह ग्राहकों को कंट्रोल करना शुरू कर दें, छटनी करना शुरू कर दें और अच्छे ग्राहकों को रखना स्टार्ट कर दें। और इस प्रक्रिया में आपके शॉप पे आपका पूंजी आपको नजर आएगा, सामान से भरा हुआ दुकान नजर आएगा, और इसकी वजह से हो सकता है आप कस्टमर को नकदी बेचने की वजह से 2 पैसे कम में सामान बेचना शुरू कर दें। और इसका रिजल्ट आपको ये मिल सकता है, आपके कस्टमर की संख्या बढ़ने लग जाएगी, आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी। और दोस्तों, उधार के आंकड़ों की जानकारी रहने के कारण आप भावनाओं में बहकर उधार देने की प्रक्रिया को ब्रेक लगा पाएंगे। अक्सर कुछ लोग जब शॉप में आते हैं, कुछ अपनी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर पाते। हमें यह पता होता है कि उनका पैसा डूब सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप टाइमिंग को बेहतर ढंग से मैनेज करेंगे तो आपके व्यापार और ग्राहक दोनों को आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारे अनुभव एकत्रित करने पड़ते हैं, बहुत सारी जानकारियों को निकालना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए। साथ ही अपने यार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार जो आपके दिल से जुड़े हैं, कम से कम उन्हें उधार के चुंगल में फंसने से बचाने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सवाल जरूर पूछिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा जरूर बतलाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।